हिंदी प्रश्न करेंगे, जनरल हिंदी के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। उत्कृष्ट शब्द का पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। जी हाँ दोस्तों, उत्कृष्ट शब्द का विलोम बताइए। अपकर्ष, निकृष्ट, निष्कर्ष या विकृत। तो कल हमने बताया था उत्कृष्ट शब्द का विलोम क्या होता है, आपका निकृष्ट होता है। कल की क्लास हमने इस प्रश्न को किया था। अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध दिया गया है? अभिषेक, अभिषेक, अभिषेक या अभिषेक। अभिषेक शब्द की शुद्धता की बात कर रहे हैं। तो अभिषेक किस प्रकार से लिखा जाता है? आ होता है और छोटा भी होता है और खा खटकोण वाला खे हो जाता है, तो ये आपका अभिषेक बन जाता है। यानी पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। हिंदी ग्रामर पोर्शन में हम बता ही चुके हैं किस किस टॉपिक से प्रश्न आएंगे। इसके पहले अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किया होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। यथा विधि का सही उत्तर बताइए। नियम के अनुसार, विधि के अनुसार, नियम के तहत या नियम अवरुद्ध की बात करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग, कि यथा विधि का जो सही अर्थ होता है, यथा विधि मतलब विधि के अनुसार होना, यथावत वही कार्य होना जो मैंने सोचा था, जो हम सोच रखते हैं, यथावत वही प्रश्न आए जो हम पढ़ रहे हैं। मतलब समझ गए आप लोग। अगला प्रश्न है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। किए हुए उपकार को मानने वाला एक शब्द। कृतज्ञ, कृतज्ञ, आभारी या ऋणी। According to testbook.com, सभी बताइए। detailed solution. किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए शब्द जो हो जाता है वह हमारा हो जाता है कृतज्ञ। पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कंगाली में आटा गीला, इसका अर्थ क्या होगा? मुहावरे और लोकोक्ति भी पूछी जाती है। वस्तुक्रम ग्राहक अधिक, अभाव की स्थिति में और हानि होना, दिल घबराना या नष्ट भ्रष्ट कर देना। देखिए दोस्तों, कंगाली में आटा गीला होना होता है कि कमी में और कमी होना, यानी नष्ट में भी भ्रष्ट कर देना। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर ऑलरेडी आ चुका है। हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? आ, ई, उ, ए। हिंदी व्याकरण के किन स्वरों में कंठ तालव्य स्वर है? सभी बताइए। कंठ तालव्य की अगर बात करते हैं, ए होता है और ऐ होता है। इन्हें कंठ तालव्य, कंठ तालु कहते हैं। और ए जो बना होता है आपके आ धन ई के संयोग से, छोटी आ धन ई के संयोग से आपका ए बनता है, और आ और ए के संयोग से आपका ए बनता है। किसके संयोग से? आ और ऐ के संयोग से आपका क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। तो कंठ तालु दोनों का होता है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आपके नज़दीक आपके स्क्रीन पर आ चुका है। जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है तो उसे कहते हैं संयुक्त व्यंजन, संयोग द्वित्व या स्पष्ट या ईषत् कहते हैं। तो जब किसी व्यंजन का संयोग उसी व्यंजन के साथ होता है उसे संयोग द्वत्व कहते हैं। द्वत्व व्यंजन की बात करते हैं। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे। व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण हैं। सा, दा, मा और बा। देखिए, व्यंजनों में अघोष, ऊष्म एवं महाप्राण जो हो जाता है आपका शा शरीफा। महाप्राण व्यंजन वह व्यंजन होता है जिसे मुख से वायु प्रवाह के साथ बोला जाता है, जैसे घा, फा, झा,
और अल्प प्राण व्यंजन क्या होते हैं? जिन्हें बहुत कम वायु प्रवाह से बोला जाता है, जैसे का, गा, जा, वायु प्रवाह बहुत कम होता है। लेकिन व्यंजनों में अघोष एवं ऊष्म महाप्राण की अगर बात करें, पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे, जनरल इंग्लिश के प्रश्न करने वाले हैं, सामान्य इंग्लिश के प्रश्न करेंगे, जिसमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एट द राइट सफिक्स टू प्लुरलाइज द वर्ड मेमेंटो। मेमेंटो का यहाँ पे क्या होगा? मेमेंटाइज हो जाएगा, वाई एस लगेगा, ई एस लगेगा, ई एन लगेगा, क्या लगेगा? यहाँ पे आपका ई एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि द वर्ड मेंटो टू राइट सफिक्स, कौन सा सफिक्स है? राइट सफिक्स है, और राइट सफिक्स में क्या लगता है? ई एस लगता है। ठीक है, अर्थात मेमोनेंट्स को प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि मीनिंग इसकी मेमेंटो है, समथिंग दैट यू कीप टू रिमाइंड योर समबॉडी समथिंग। देखा जाए तो मोमेंट में क्या लगेगा? मोमेंटो यानी मोमेंट्स, टी ई एस की बात करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, फॉलोइंग द वर्ड प्रॉपर पुलिट मोर्टर मोवेल ऑल द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड को फॉलो करते हुए विच द परफिक्स कैन बी यूज बिफोर ऑल। सभी में कौन सा परफिक्स यूज होगा? यू एन, एल, आई आर, आई एम। यहाँ पे सभी में जो दिए गए प्रॉपर, पोलिट और मोर्टल में आपका कौन सा होगा? डी ऑप्शन, आई एम होगा। कैसे होगा? देखिए, पहले जो होता है करेक्ट प्रीफिक्स में आई एम का प्रयोग किया जाएगा, जिसकी मीनिंग क्या होगी? इम्प्रॉपर यानी अनुचित, इम्पोलाइट यानी असभ्य, और इमोर्टल यानी अमर। तो इम की बात करेंगे। ठीक है, तो दोनों चीज़ें आपको समझना है, एक प्रीफिक्स समझना है और राइट सफिक्स। ठीक है, सफिक्स यानी क्या लगता है? बाद में लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय, और जिसे हम क्या कहते हैं? परफिक्स की अगर बात करेंगे तो ये हमारा उपसर्ग की बात कर लेते हैं, ये हिंदी में जैसे लगता है। ठीक है, तो करेक्ट परफिक्स। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच इज परफिक्स कैन बी यूज विथ द फॉलोइंग वर्ड। परफिक्स यहाँ पे बताना है, बी, हैव, गॉइड और यूज, इसमें कौन सा परफिक्स यूज होगा? इन, डाइस, माइस, आर। तो इसमें क्या होगा? माइस। मिस बिहेव आपने पढ़ा भी होगा, मिस बिहेव, मिस गाइड, मिस यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मिस का प्रयोग हो जाएगा। मिस बिहेव मतलब होता है बुरा व्यवहार करना, मिस गाइड मतलब भ्रमित करना, मिस यूज मतलब दुरुपयोग करना। इसके बाद अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लेक्सिकल वर्ड। अब लेक्सिकल वर्ड इनमें से कौन सा है? प्रिंसिपल, इफ, सम, वेदर। देखिए, लेक्सिकल का अर्थ होता है शब्दकोश के शब्द से होते हैं, तो प्रिंसिपल इज द राइट आंसर, क्योंकि दिए गए चारों विकल्पों में पहला जो प्रिंसिपल दिया गया है यह लेक्सिकल वर्ड हो जाएगा। और इफ, वेदर संदेह या सद को प्रकट करता है, सम एक प्रोनाउन शब्द नहीं है। ठीक है, तो प्रिंसिपल की बात करेंगे, इज द राइट आंसर। अगला जो देगा वर्ब ऑफ द अल्टरनेशन। अब अल्टरनेशन में यहाँ पे वर्ब हमें सही करना है, तो हमारा अल्टरनेट हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, अल्टरनेट इज द वर्ब ऑफ द नाउन ऑफ द अल्टरनेशन। वुड यू बी करेक्ट? ऑप्शन नंबर अल्टरनेट। तो सारी चीज़ें समझ चुके हैं, अब बात करेंगे रीजनिंग वाले प्रश्नों की। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन रीजनिंग के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए, जैसा हम डेली करते हैं? रीजनिंग, तार्किक, समसामयिक वाले प्रश्न करते हैं। जो संबंध दोस्तों DLJY से है वही संबंध AOGB से है, तो QTDW का संबंध किससे होगा? एक क्वेश्चन इस प्रकार का है। देखिए, D का A का संबंध -3 का है, L और O का संबंध +3 से है, J और G का संबंध -3 से है, और Y और B का संबंध +3 से है, यानी -3 +3 -3 +3। तो Q में हम -3 करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है? N आता है। T में +3 करते हैं तो कौन सा ऑप्शन आता है? W आता है। D में -3 करते हैं A आता है। W में +3 करते हैं Z आता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन आ गया यहाँ पे?
NWAZ। तो NWAZ किस में दिया गया है? बी ऑप्शन में दिया गया है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी बाद अगला प्रश्न करेंगे, जो संबंध रूस का मास्को से है वही संबंध नॉर्वे का किससे होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि मास्को या रूस की राजधानी है और यूरोप का सबसे बड़ा शहर भी है, और जो नॉर्वे कहला जाता है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। ठीक है, और यह नॉर्वे यूरोप का महाद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? नॉर्वे यूरोप के महाद्वीप पर स्थित है। अब अनुपात वाले प्रश्न कर लेते हैं। 12 का संबंध 576 का किससे होगा, जो संबंध 944 का 672 से है? इस प्रकार को प्रश्न करना बहुत ही आसान हो जाता है। कैसे आसान हो जाता है? दाईं ओर की संख्या बाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित है। 576/12 कीजिए, आपको विभाजित हो जाएगा। उस प्रकार 1944 की अगर बात करते हैं तो भी आपका विभाजित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं विभाजता की बात करेंगे, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अन्य विकल्प आपके 16, 20, 14, 1944 को नहीं काट रहे हैं, केवल 18 ही काट रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न करते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से। जिसका उस विकल्प चयन जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहले से है। मतलब आपने समझ लिया, बहुत आसान से। दूसरी संख्या का पहले का संबंध क्या है? -350 में -223 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी 127। और 519 में अगर हम 736 माइनस 519 करते हैं तो हमारी संख्या आती है 217। तो 127 इसमें भी आ रहा है, 127, ठीक है, 217 आ रहा है, तो उपयोग किया गया है, जबकि ऐसा अन्य विकल्प में नहीं, केवल 127 आ रहा है संख्याएं। तो रीजनिंग किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अब आपका माइंड किस लेवल का है, किस लेवल तक उस ऑप्शन पर पहुंच रहा है, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब चलिए अगले प्रश्न की बात करें। देखिए, बी के बाद ई आ गया, यानी कि CDE +3 हो गया। ए के बाद एक्स दिया गया यानी -3। सी के बाद W यानी +3। सी के बाद F दिया गया, सॉरी क्या दिया गया? सी के बाद W नहीं दिया गया, सी के बाद F दिया गया, तो +3, यानी कि यही +3 -3 +3 -3 चल रहा है। पहले में +3 करेंगे तो W में +3 करते हैं तो हमारी संख्या आती है Z। O में -3 करते हैं तो L आता है। U में +3 करते हैं तो R आता है। और सॉरी +3 -n+3, ठीक है। U में भी आपका +3 आ गया। इसके बाद N के बाद हमारा आएगा Q, D का संबंध G का, और S का संबंध होगा B से। तो जो हमारा ये किस ऑप्शन में दिया गया? ZLRQGW, ZLRQGW, जी भी, यानी कि जो डी ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न उसी प्रकार से है, इस प्रश्न को आप लोग करेंगे। पैटर्न में बता देता हूँ, पैटर्न आपको बता दूंगा तो आपको आसानी होगी। पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट है। पैटर्न देखिए डिफिकल्ट कैसे है, BQFUTM। पैटर्न ऐसा है, देखिए ABPQ TUEF LMST, ऐसे संबंध है, ठीक है। तो इसका जो संबंध आएगा, ई के बाद आएगा क्या हमारा यहाँ पे? F आ जाएगा, और N के बाद O आ जाएगा, और ये संबंध T के बाद
सी और टी का जो संबंध हो जाएगा एन ई एंड सी का डी, टी का यू से हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी FOUDSB, FOUDSB, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, ये न्यूमेरिकल आपका दिया गया है, अनुपात वाला प्रश्न दिया गया है, तो ध्यानपूर्वक पहले समझ लीजिएगा। अनुपात वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, देखिए 23 - 2 = 21 होता है और 21 का वर्ग कितना होता है, 441 होता है। ठीक ही उसी प्रकार 28 - 2 = 26 होता है और 26 का वर्ग होता है 676, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला प्रश्न रहेगा जो आप सभी के लिए मॉक क्वेश्चन के रूप में देंगे। PDK का संबंध QFN से है, तो SJQ का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना। ये मॉक क्वेश्चन सभी के लिए दिया जा रहा है। चलिए अब पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं पेडागोजी के प्रश्नों को अटेंड करने के लिए? चलिए पेडागोजी के प्रश्न कर लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा निम्न के प्रयास से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गई। डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए आप सभी लोग जानते हैं प्राथमिक शिक्षा का जब भी बात की जाती है तो हमारे दिमाग में या हमारे माइंड में एक ही चीज़ क्लियर होती है। ठीक है, और वो चीज़ कौन सी है ये आपको बताना है। सभी लोग बताइए वो चीज़ आपकी कौन सी क्लियर होती है, डॉक्टर राधाकृष्ण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या रविन्द्रनाथ टैगोर। आंसर आ चुका है हमारे स्क्रीन बॉक्स में और हम बात करेंगे महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की इकाई, सभी लोग बताइए। क्लाज ऑफ फ्रेज निम्न की धारणा की एक इकाई है। छवि, अवधारणा, भाषा या विचार, सभी लोग बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आपके स्क्रीन पर है और इसका सही आंसर जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और सही आंसर क्या है सभी लोग बताइए। अगर आपसे बन रहा है बेफिक्र आप लोग बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। राइट ऑप्शन आ चुका है भाषा। क्लाज ऑफ फ्रेज किसकी अवधारणा की एक इकाई है, भाषा की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आपके स्क्रीन पर है। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? मामले का अध्ययन, व्यवस्थित अवलोकन, प्रयोगात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण। छात्रों के बीच संचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होती है, वह विधि आपको बताना है। यहाँ पे सभी लोग बताइए वह आपकी विधि कौन सी हो जाएगी। 4 ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन आपका सही दिया गया है और वह ऑप्शन जो सही हो जाएगा व्यवस्थित अवलोकन की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, मानवों में जीन इनमें स्थित होता है। कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या गुणसूत्र क्रोमोसोम में। तो मानवों में जीन जो है किनमें स्थित होता है, सभी लोग बताइए। तो मानवों में जीन जो है गुणसूत्र की बात करेंगे, क्रोमोसोम की बात करेंगे। छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं? शिक्षण के दौरान धीमी गति, अधिक व्यक्तिगत अनुभवों को बताने, छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देशन देने में, पाठ्येतर गतिविधियों के लिए अतिरिक्त जगह पर उपयोग करने में। तो छोटी कक्षाओं के साथ शिक्षक किसमें अधिक सक्षम होते हैं? तो छात्रों के बीच व्यक्तिगत मतभेदों के लिए अनुकूल निर्देशन देने में सक्षम होते हैं। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की।
एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह किसका संकेत है? कार को व्यावसायिक दृष्टिकोण की आवश्यकता, कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाला है, बच्चा बुद्धिमान नहीं है, या बच्चा सीखने में असमर्थ है। तो एक काम में व्यस्त होने पर बच्चा ऊब जाता है, यह जो संकेत कर रहा है, यह आपके कार यांत्रिक रूप से दोहराव वाले की बात कर रहा है। वही कार बार बार हो रहा है, इसलिए बच्चा जो है ऊब जाता है। अगले प्रश्न की बात करें। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक संबद्ध होते हैं? औपचारिक वातावरण, अनौपचारिक वातावरण, भौतिक वातावरण या सामाजिक वातावरण? तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक किसमें अधिगम के साथ अधिक संबद्ध होते हैं? सभी बताइए। तो शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वह अनौपचारिक वातावरण में अधिगम के साथ अधिक संबद्ध होते हैं। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्ति को दी जाती है, दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को दी जाती है, बुद्धिमान लोगों को दी जाती है, या औपनिवेशिक मुखियाओं द्वारा स्थापित की गई है। तो विशेष जरूरतों वाली शिक्षा वह शिक्षा होती है जो अक्षम व्यक्तियों को दी जाती है। अगला प्रश्न देखिएगा। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को किस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? 1916, 1903, 1908 या 1900 की बात करें? सभी बताइए। बुद्ध के स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को इस वर्ष में पहली बार प्रकाशित किया गया था? तो राइट ऑप्शन आ चुका है। और प्रश्न आपका सभी लोग बताइए, अगर आपको पता है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते बता सकते हैं लाइव क्लास के माध्यम से। डेली हमारी 7 PM में लाइव क्लास होती है, तो वह होगा 1916। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा। पद कल्पित प्रयोजनवाद, फिक्शनल फाइनलिज्म इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्किनर के द्वारा, फ्रायड के द्वारा, एडलर के द्वारा या E.P. पॉलाव के द्वारा? पद कल्पित प्रयोजनवाद, फिक्शनल फाइनलिज्म। भी कमेंट कीजिएगा सभी प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, 101% एग्जाम को क्रैक करना, जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, तापगतिकी का प्रथम जो है नियम सामान्यतः किससे संबंधित हो जाता है? तो ये दोस्तों आपके ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित हो जाता है, क्योंकि इस नियम के अनुसार किसी निकाय या सिस्टम द्वारा जो अवशोषित की गई ऊष्मा होती है उसकी मात्रा निकाय द्वारा दाब के विरुद्ध की गए कार्य और निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि की योग के बराबर होती है, अर्थात डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। डेल्टा Q यहाँ पे क्या हो जाता है? निकाय द्वारा आंतरिक ऊर्जा हो जाती है। डेल्टा U क्या हो जाता है? निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। और डेल्टा W निकाय द्वारा किया गया कार्य। तो डेल्टा Q बराबर डेल्टा U माइनस डेल्टा W। दूसरा प्रश्न है कि काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? अक्सर आप देखो गर्मियों में ठीक है सफेद कपड़े क्यों पहनते हैं या सफेद साफी लगाते हैं, तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? इसका रीजन है, इसका रीजन उनके पास जो प्रकाश पहुंचता है वह उसे क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं, वापस कर देते हैं, इसलिए वह श्वेत वस्त्र जो है शीतलता होता है, शीतली प्रदान करता है। अगला है अभिक्रिया ऊष्मा निर्भर नहीं करती है। देखिए अभिक्रिया को जो ऊष्मा होती है अभिक्रिया के ताप पर निर्भर करेगी, अभिकारकों उत्पादों की भौतिक स्थिति पर, चाहे अभिक्रिया इसी दाब पर हो की गई या स्थिर आयतन पर हो निश्चित करेगी। लेकिन अभिक्रिया की ऊष्मा जो निर्भर है वह उस पथ पर जिससे अंतिम उत्पादक प्राप्त किया जाता है वो उस पर नहीं है। अभिक्रिया जो ऊष्मा होती है उस पथ पर जिसमें अंतिम जो है उत्पादक प्राप्त किया जाता है वह आपका इस पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, अभिक्रिया ऊष्मा उस पथ है जिसमें अंतिम उत्पाद प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान देना है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है
कि दो धातुओं का सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव है? परासरण, शांता, असंजन, पृष्ठीय तनाव। आप सभी लोग जानते हैं दो धातुओं का जो सोल्डरन किसके गुण के कारण संभव हो जाता है, वह असंजन की बात करते हैं। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित कर देता है। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबोया जाता है तो वह समान में क्या है? पानी को विस्थापित कर देता है। तो वह किसमें करता है? तो वह आपके समान आयतन में। क्या है दोस्तों? जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान आयतन में पानी को विस्थापित कर देता है। तो समान में पानी में विस्थापित कर देता, समान के बाद समान आयतन में पानी को विस्थापित करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिक जलन किससे पैदा होती है? तो अधिक जलन जो होती है वह सभी लोग जानते हैं भाप से पैदा होती है। भाप का जला हुआ बड़ा खतरनाक होता है भैया, क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है, पता नहीं चल पाती इसमें कितनी ऊष्मा होगी। तो भाप का जला हुआ बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम, जो किसी पदार्थ के आपके लगभग कह सकते हैं 1 ग्राम द्रव्यमान के तापमान के बदले बिना उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देती, वह हमारी कहलाती भाप। तो सबसे ज्यादा गुप्त ऊष्मा की अगर बात आती तो भाप का नाम आता है। अगला कि किस विकिरण का वेग प्रकाश से कम होता है? अल्फा, गामा, परावैंगनी या एक्स किरणें। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस विकिरण का वेग जो है प्रकाश से कम होता है वह सभी लोग जानते हैं अल्फा किरणें। अल्फा किरणों की चाल जो होती है वह प्रकाश की चाल से 1/10वां भाग कहलाती है, इसलिए सबसे कम आपका अल्फा किरणें हो जाती है। अगला है, एक व्यक्ति रत्नों के ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को अलग अलग करना चाहता है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करना चाहिए? प्रश्न को समझ लीजिएगा। एक व्यक्ति जो है रत्नों को ढेर से वास्तविक और कृत्रिम रत्नों को क्या करता चाहता है? अलग अलग करना चाहता है। वास्तविक और कृत्रिम जो रत्न है तो उसे किस विकिरण का उपयोग करके वह अलग कर सकता है, या किस विकिरण का उपयोग उसे करना चाहिए? तो सभी लोग जानते हैं एक्स किरणें की बात करें। अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया? एवोगैड्रो, डाल्टन, पास्कल या न्यूटन की बात करें? सभी कमेंट करिए। पदार्थ का परमाणु जो है सभी लोग बताइए। जब हम क्लास करते हैं ना तभी ये मैसेज कॉल आते हैं। सभी से निवेदन है कि मैसेज कीजिए, आप लोग व्हाट्सएप कीजिए, कॉल बहुत कम किया करिए। कोई भी डाउट है मैसेज हम आपका रीड करके अवश्य रिप्लाई करेंगे। पदार्थ का परमाणु किसने प्रतिपादित किया? जब भी पदार्थ के परमाणु का जिक्र होता है तो एक ही नाम आता है, डाल्टन। जी हाँ, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत डाल्टन ने प्रतिपादित किया और इन्होंने कहा भी है कि पदार्थ जो है अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। किसने कहा है? डाल्टन ने कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न दोस्तों दिया गया है। किसी तत्व के रासायनिक गुण इनमें से कौन तय करता है? प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या उपरोक्त सभी की बात करते हैं। तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इनमें से कौन तय करते हैं? तो किसी तत्व के रासायनिक गुण जो होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात की जाती है, क्योंकि नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या तय की जाती है। किसके बाहर? नाभिक के बाहर जो इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं। अगला, किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? जब किसी तत्व का तुल्यांकी भार हो और उसकी संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे ही परमाणु भार कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है जो बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है कि आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो आणविक कक्षा का जो अभिविन्यास होता है वह सभी लोग जानते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या से जो है नियंत्रित होता है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा दोस्तों, किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक 17 है और द्रव्यमान 36 है
तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। एक प्रश्न इस प्रकार का अवश्य आएगा। मैं ये नहीं कहता यही प्रश्न आए, आपका परमाणु क्रमांक बदल सकता है, द्रव्यमान बदल सकता है, लेकिन ये आपका जो टॉपिक नहीं बदल सकता है। तो किसी तत्व के परमाणु क्रमांक 17 है, द्रव्यमान 36 है, तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी। एक ट्रिक बताऊंगा, 19 हो जाएगी। देखिए ट्रिक यह है कि न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला होता है, और फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या बटे माइनस परमाणु क्रमांक। तो 36 माइनस 17 कर दीजिए, 19 आ जाएगा। बड़ी देखें क्या करना है, न्यूक्लियस न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान में क्या करना है, परमाणु क्रमांक को माइनस कर देना। अगला प्रश्न देखिएगा, द्रव्यमान संख्या किसका योग कहला जाता है। केवल प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हो जाता है। तो द्रव्यमान संख्या किसके योग हो जाता है, तो द्रव्यमान जो संख्या है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग कहला जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है। आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिए। इनमें से अधिकतम द्रव्यमान जो होता है सबसे ज्यादा किसका होता है, वो होता है दोस्तों न्यूट्रॉन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है 1.00867। इलेक्ट्रॉन का कितना होता है 0.000549, और प्रोटॉन का कितना होता है 1.00728, और हाइड्रोजन का 1.00783। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा 783 हो रहा है, लेकिन न्यूट्रॉन का कितना हो रहा है 1.00867। सबसे ज़्यादा न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है उच्चतम होती है या अधिक होती है। किस प्रकार के कोयले में होती है, तो जो पीट कोयला होता है, पीट प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशतता जो है अधिक होती है। परमाणु संयंत्रों को बंद किया जाना है, इस क्रिया को बंद करने में उपयोग में लाई जाने वाली छड़ें बनी होती हैं। तो परमाणु संयंत्रों को जो बंद किया जाना है और इस बंद करने में जो उपयोग की जाने वाली छड़ें होती हैं वह किससे बनी होती है, तो वह आपके दोस्तों कैडमियम से बनी होती है, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं। कैडमियम को किससे डिनोट करते हैं, CD से डिनोट करते हैं, और ये CD के छड़ों का इसमें प्रयोग किया जाता है, अर्थात कैडमियम का छड़ों का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय संयंत्र के ताप स्थानांतरक में क्वाइल के आकार में एक पाइप अंदर पानी ले जाता है। क्यों ले जाता है भैया, एक नाभिक संयंत्र जो होता है उसमें ताप स्थानांतरक में क्वाइल के आकार में एक पाइप होती है, उस पाइप को अंदर पानी ले जाता है। अंदर पानी इसलिए जाता है क्योंकि ऊर्जा के अवशोषण क्षेत्र को बढ़ाने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न, प्यारा सा प्रश्न, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर क्या कहलाते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियंस कहलाते हैं। न्यूक्लियंस कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलकर न्यूक्लियंस कहलाते हैं। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में सभी लोग जानते हैं ऑक्सीजन तत्व भरा हुआ है, कूट कूट के भरा हुआ है। सजीव पदार्थ में संयोजन में लगभग कितने तत्व होते हैं, तो हमारे संयोजन में टोटल हमारे बॉडी में 36 तत्व भाग लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा लगभग 60 से लेकर 62% तक होती है दोस्तों। कार्बन 20% होता है, हाइड्रोजन 10% होता है, और नाइट्रोजन 3% होता है। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की बात करते हैं, जिसे हम प्राणवायु के नाम से जानते हैं। अगला है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग क्या होता है। जो हम आहार जो भोजन होता है उसमें जो लवण होता है उसका उपयोग क्या होता है, तो आहार में लवण का जो उपयोग होता है सभी लोग जानते हैं भोजन को स्वादिष्ट बनाने में होता है। और लवण के स्वाद को पहचानने हेतु मानव की जीभ पर विशेष स्वाद जो कलियां होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टेस्ट बड्स कहते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है, पशु प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है? एनिमल प्रोटीन को प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है। क्यों माना जाता है भैया? आप सभी जानते हैं क्यों माना जाता है। क्योंकि अनिवार्य एमिनो एसिड में भरपूर होता है। जो अनिवार्य एमिनो एसिड अनिवार्य होता है, जो कि भरपूर मात्रा में होता है, इसलिए एनिमल प्रोटीन्स को जो है प्रथम श्रेणी का प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि यह अनिवार्य एमिनो एसिड से भरा होता है। और इन एमिनो अम्लों का निर्माण किससे होता है? जंतु शरीर में नहीं होता, अतः इन्हें भोजन में लेना आवश्यक होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टेड है कि लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? यूरियस, जाइमेस, डाइसेस्ट या मल्टेस? सभी बताइए, लाल चने में कौन सा एंजाइम मिलता है? सभी कमेंट कीजिए। तो लाल चने में दोस्तों हम बात करेंगे डाइस्टेस की बात करेंगे। लाल चने को अरहर तूर के नाम से भी जाना जाता है, जो विकासशील देशों में उगाई जाने वाली प्रमुख दलहन फसल कहलाती है। तो लाल चना को किस नाम से जाना जाता है? अरहर और तुर के नाम से भी जाना जाता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लाल चना। एंजाइम किसके होते हैं? सूक्ष्म जीव के, प्रोटीन के, कार्बनिक यौगिक के या फफूंद के होते हैं? तो एंजाइम किसके बने होते हैं? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। तो एंजाइम जो होते हैं किससे बने होते हैं? आप सभी लोग जानते हैं प्रोटीन के बने होते हैं भैया। ये जियो तो कह रहा है आज बिल्कुल मैसेज छोड़ के रहूंगा। जियो दन दनादन आपने सुना होगा ऐड, लेकिन ये इसी प्रकार दंदना प्रकार से मैसेज भी कर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान पूर्वक हटा देना है, केवल हमें फोकस करना है प्रश्नों को कि एंजाइम किसके बने होते हैं। एंजाइम दोस्तों सभी लोग जानते हैं प्रमुख रूप जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में 10⁻10 गुणा बढ़ाकर कर रहता है। एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीन जो होते हैं, जो 10⁻10 में रासायनिक अभिक्रिया में जो है 10⁻10 गुणा बढ़ा सकता है। और एंजाइम की खोज किसने की थी? चलिए बताइए। एंजाइम की जब चर्चा हो गई है तो ये भी प्रश्न होना चाहिए, एंजाइम की खोज किसने की? एंजाइम की खोज कोहेने ने की। किसने की है? कोहेने ने, जर्मन वैज्ञानिक कोहेने ने की है एंजाइम की खोज। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? वसा, स्टार्च, विटामिन या प्रोटीन? सभी बताइएगा प्रेम पूर्वक। लार जो है किसके पाचन में मदद करती है? सभी मित्र कमेंट कीजिएगा, सभी प्यारे मित्र शिक्षक बंधु कमेंट कीजिएगा। सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। पेन पूर्वक कमेंट आ चुका है। लार किसके पाचन में जो है मदद करती है? तो लार जो होती है वह आपके स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अगला प्रश्न है एनसीईआरटी का बेस्ट क्वेश्चन इसे कह सकते हैं कि मेढक तथा केचुआ दोनों अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। यही कारण है कि इन दोनों जीवों की त्वचा होती है। तो ये त्वचा से श्वसन करते हैं मेढक और केचुआ, लेकिन इनके दोनों में त्वचा, इन जीवों में त्वचा में क्या होता है जिससे श्वसन करते हैं? वह होता है आर्द्र एवं श्लेष्मी होता है। मेढक केचुए की त्वचा अधिक क्या होती? ग्रंथिमय होती है, इसी के कारण काफी चिकनी होती है। और इनकी त्वचा आर्द्र एवं श्लेष्मी, जिसे हम नम या बराबर कहते हैं, इनमें त्वची श्वसन होता है। तो आर्द्र एवं श्लेष्मी की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इसे भी बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं कि आहार नाल या पाचन नली में निगला गया भोजन नीचे की ओर गति करता है। जैसे ही आप भोजन करते हैं, पेट के जैसे गले के अंदर जाता है, यानी पाचन नली में जब जाता है, निगला गया जो भोजन होता है नीचे की ओर गति करता है, ठीक है। ये गति जो करता है इसका कारण और रीजन बताना है आपको। तो कारण रीजन यह है दोस्तों कि ग्रास नली ग्रसिका की भित्ति की पेशियां क्या है? संकुचन करती हैं। ग्रास नली या ग्रसिका की जो भित्ति होती है वह क्या करती है? पेशियों को संकुचन करती है, इसलिए प्रेशर से जल्दी नीचे जाता है भोजन।
दो जीवों सबसे अच्छे मित्र हैं, दो जीव जो हैं जो सबसे अच्छे मित्र कह सकते हैं और साथ साथ रहते भी हैं। इनमें से एक आवास, जल तथा पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है एवं प्रदान करता है। जीवों की इस प्रकार के उपलब्ध को क्या कहेंगे? तो जब दो जीव मित्र भी हैं, साथ साथ रह भी रहे हैं और इनमें एक आवास, जल और पोषक तत्व प्रदान करता है, दूसरा भोजन बनाता है और प्रदान करता है, तो यहाँ पे किसकी बात करेंगे? तो यहाँ पे हम सहजीवन की बात करेंगे। जब दोनों अच्छे मित्र हैं, साथ रह रहे हैं, तो यहीं से हमारा जिक्र हो, साथ रह रहे हैं मतलब सहजीवन की बात करेंगे। इनके संबंध को, इन जीवों को, इस संबंध के प्रकार को सहजीवन की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, रसोई घर के कचरे को खाद में परिवर्तित करने के लिए कुछ चरण जो सही क्रम में नहीं है वह बताना है। नीचे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, कूट वाले भी ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो सही क्रम जो दिया गया है हमारा, सी ऑप्शन देखिएगा, सही क्रम यहाँ पे दिया गया है। यानी कि सी ऑप्शन में हमारा कौन सा दिया गया है? पहले 2 नंबर, 1 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर। तो 2 1 4 3, 2 1 4 और 3। तो गड्ढे की तली में रेत की परत को बिछाकर ढक दीजिए, कचरे को ढक्कन में डालिए और गड्ढे के चूहे को डालिए और गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे में पोला रख कर ढकिए। पहले क्या करना है? गड्ढे की तली में रेत की परत बिछाकर ढक देना है, कचरे को गड्ढे में डालना है। अब एक गड्ढे में केचुए को डाल दीजिए, फिर गड्ढे को घास अथवा टाट के बोरे से उसे ढक कर रख दीजिए। कह सकते हैं इजली प्रश्न है, सभी से बनते हैं, लेकिन एग्जाम में ही प्रश्न आ जाए भैया, बहुत दबाव के कारण ये भी प्रश्न गलती हो जाते हैं। और एक्सपीरियंस के साथ आपको बता रहा हूँ, आप भी ये चीजें फील कर रहे हैं। दोस्तों, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज के विषय में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य दिया गया है? तो हमें पहले ये समझना है, विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज विषय सब्जेक्ट है क्या चीज दोस्तों? यह वह चीज है जो ये केवल क्या करते हैं, विशिष्ट आवास में ही पाए जाते हैं। विशेष क्षेत्रीय स्पीशीज जो होते हैं ये केवल विशिष्ट आवासों में पाए जाते हैं और इसकी उपस्थिति हर स्थान पर नहीं होती है, ये भी ध्यान दीजिए, क्योंकि विशिष्ट शब्द लगा हुआ है तो हर स्थिति में तो नहीं हो सकती, ये तो आप सभी लोग जानते भी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल है? सभी लोग बताइएगा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों का युगल इनमें से कौन सा हो जाएगा? अब हो जाता पेट्रोलियम और जल। ध्यान दीजिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज की डेट में देखा जाए, जो घटता हुआ है, शुद्ध जल और पेट्रोलियम। नीचे दिए गए ऑक्साइडों में से किसका जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है? लिटमस शब्द से आएगा, किसको कौन परिवर्तित करता है, ये टॉपिक ऐसा है जहां से प्रश्न आएंगे। तो जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर दे, नीले लिटमस का रंग जो है लाल कर देगा, वह जलीय विलयन कौन सा कहलाएगा? वह कहला जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, या दोस्तों SO2, क्योंकि यह एक रंगहीन और दम घुटने वाली गंधयुक्त गैस है, हवा में भारी विषैली गैस कहलाती है। इसका जो जलीय सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4 होता है, जलीय घोल, जो नीले लिटमस को क्या कर देता है, रंग जो है लाल कर देता है, वह आपका सल्फर डाइऑक्साइड, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालते हैं तो कोई गैस उत्पन्न होती है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन इस गुणों में सही वर्णन करता है? देखिए, जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के ताज़ा बने जलीय विलयन में एल्युमिनियम की पन्नी डालेंगे तो गैस तो उत्पन्न होगी ही। जब गैस उत्पन्न होगी तो आप ये भी जानते हैं, जब गैस उत्पन्न हो जाएगी तो वह रंगहीन एवं गंधहीन गैस जो जलती माचिस की तीली नजदीक लाने पर पाप ध्वनि उत्पन्न करती है। क्या, कौन सी ध्वनि? पप।
पप ध्वनि जो है उत्पन्न करती है। क्योंकि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम हाइड्रॉक्साइड, यानी कि NaOH की बात कर रहे हैं। इसको कास्टिक सोडा या दाहक सोडा भी कहा जाता है। जब हम NaOH को ताज़ा जलीय विलयन में एल्युमिनियम को पन्नी डालेंगे तो उसके साथ प्रतिक्रिया रंगहीन गंधहीन जो गैस बनेगी वह H2 बनेगी। तो जो जलीय माचिस की तीली नज़दीकी लाने पर पप ध्वनि उत्पन्न करती है उसी ध्वनि की बात करेंगे। तो सही वर्णन आपका डी ऑप्शन है। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप भी कमेंट कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि फसली पौधे पर खरपतवार के प्रभाव के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करना है। यानी खरपतवार से प्रश्न आया है। अब नीचे आपके अध्ययन करना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखा जाए खरपतवार जो होता है कटाई से बाधा उत्पन्न करते हैं। कटाई में क्या करते हैं? बाधा उत्पन्न करेंगे। ये पादप की वृद्धि को प्रभावित भी करते हैं। ये फसली पादपों में जल, पोषक स्थान, प्रकाश के लिए स्पर्धा करते हैं। तो ये भी बातें बिल्कुल सही दी गई हैं। क्योंकि जब बाधा उत्पन्न करते हैं, स्पर्धा करते हैं, तो मुख्य फसल का जो बाढ़ होता है, वृद्धि होता है, वह अवरुद्ध होती है, रुक जाती है। यानी कि मुख्य फसल का विकास रुक जाएगा और कटाई में बाधा उत्पन्न होगा। ठीक है, सभी किसान से जुड़े हुए हैं, सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन कर लीजिए। अगला है निम्नलिखित में से खरीफ फसलों का समुच्चय बताइए। जी हाँ, खरीफ और रबी फसलें, जायद की फसलें, फसल से एक प्रश्न आएगा। तो खरीफ की फसलें दो भी आ सकते हैं, कोई ये टॉपिक नहीं है। किसी दिन किस टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न आएंगे, किसी दिन कम आएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। कोई निश्चित नहीं किस टॉपिक से 2 ही नंबर का आएगा। तो खरीफ फसलों का समुच्चय यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वह आपका खरीफ फसल मतलब मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन जो जून जुलाई में बोया जाता हो, वही तो है मक्का, धान, अलसी, सोयाबीन। यही हमारी खरीफ की फसल कहलाती है। जो मार्च अप्रैल में काटी जाती है वह रबी की फसल कहलाती है। ठंड में धूप की ज़रूरत होती है, यानी रबी की फसल। अगला है आपको एक अवतल दर्पण, एक अवतल लेंस और एक उत्तल दर्पण, एक उत्तल लेंस, यानी अवतल दर्पण अवतल लेंस, उत्तल दर्पण उत्तल लेंस दिया गया है। किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं या तो देखिए, जब हम किसी बिंब का विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा, जब किसी बिंब का हमें विवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करना होगा तो हम किसे यूज में लाएंगे? अवतल दर्पण या उत्तल लेंस की बात करेंगे। अवतल दर्पण अथवा उत्तल लेंस प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि इससे बना प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा या वास्तविक होगा। यदि वस्तु की स्थिति अच्छी है या अनंत पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा। यदि वस्तु की स्थिति फोकस पर है तो वस्तु का प्रतिबिंब बहुत बड़ा होगा। ये भी ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक हो जाते हैं। अब बढ़िया प्रश्न आया हुआ है, बढ़िया प्रश्न पूछा गया है कि पिकनिक पर जाते समय किसी छात्र ने यात्रा समाप्त होने तक बस के ओडोमीटर का पाठ्यक्रम प्रत्येक 10 मिनट पश्चात नोट किया। अंत में उसने इन पाठ्यक्रमों को नीचे दर्शाई सारणी में लिख दिया। ओडोमीटर जो होता है ये समय और किलोमीटर यहाँ पे उसने लिख दिया। बस की समस्त यात्रा की मीटर प्रति सेकंड की औसत चाल पूछा जा रहा है। अब देखिए, पहला जो अंतराल देखिएगा 8 बजे से लेके 8:10 AM, यानी कि इन दोनों का अंतराल भी देखेंगे तो इन दोनों का अंतराल 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ रहा है, मतलब 6 गुणे 1000 कर देंगे। इसके बटे टोटल 10 हैं, 10 रीडिंग है, बटे 60 कर देंगे, बराबर वैल्यू निकाल दीजिएगा। 0 से 0 कट गया, 6 से 6 कट गया, 0 से 0 कट गया, बचा 10, अर्थात 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
इसी प्रकार दूसरे अंतराल का भी निकाल सकते हैं। दूसरे अंतराल का भी आपका यही आ जाएगा। दूसरे अंतराल का कितना निकल के आएगा, सभी लोग बताइए। सेम टू सेम यही करना है, केवल क्या करना है, दूसरे अंतराल में इसको और इसको माइनस करना है। 78,768 को 78,758 में माइनस करना है। बड़ी संख्या से छोटी में करेंगे, ठीक है, ये भी ध्यान देना। और वही फार्मूला लगा देना है, 10 गुणे 1000 10/60 100/60 आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। उसी प्रकार तीसरे अंतराल में कर लीजिए। तीसरे अंतराल का वही आ जाएगा, 12 निकल के आ रहा है, तो 12 गुणे 1000 कर लेंगे बटे 10 गुणे 60 कर लेंगे, बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को सारे नोट कर लेना है। जब सारे नोट कर लेंगे, सभी को प्लस कर दीजिए और भाग कर दीजिए इकट्ठा, तो आपका टोटल कितना निकल के आ जाएगा, औसत चाल आपकी 15 निकल के आ जाएगी। अगला जो प्रश्न है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के केवल जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। उस समुच्चय का चयन कीजिए जो किसी आवास के जैविक अवयवों का निरूपण करता हो। वह कहला जाता है कीट, मेढक, मछली, जलीय और पादप। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए कितनी पेशियां मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करती हैं, वह कहा जाता है संख्या निश्चित नहीं है। कोई निश्चित नहीं है कितने रूप से मिलकर संयुक्त कार्य करती हैं। नीचे दिए गए कौन से पद किसी पुष्प के मादा भाग को संगठित करते हैं, तो वह कहला जाता है वर्तिकाक, अंडाशय एवं अवर्तिका। अगला प्रश्न है कि खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए कुछ चरण दिए गए हैं, इन चरण में सही क्रम कौन सा नहीं है। देखिए, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर इसमें 10 बूंद डालिए, जब परख नली को हिलाना है, बिल्कुल सही दिया गया है। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाइए, ये गलत है, पाउडर पेस्ट नहीं बनाना है। ठीक है, सही चरण पहला क्या होता है, सही चरण आपको बताना है, नीचे ऑप्शंस दिए गए। ठीक है, नीचे ऑप्शन दिया गया है, मतलब पहले हमें क्या करेंगे, पहले परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ को पाउडर पेस्ट बनाएंगे, ये काम पहले करना है। ठीक है, इसके बाद खाद्य पदार्थ के कुछ भाग को परख नली में लेना है, 10 बूंद डालना है, परख नली को हिलाना है। हिलाने के बाद क्या करेंगे, खाद्य पदार्थ के जो होगा उसमें 2 बूंद, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाएंगे। तीसरे में क्या करना है, 2 बूंद जो है कॉपर सल्फेट विलयन को मिलाना है। इसके बाद परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन को डालना है और भली भांति हिलाना है। चाहे कूटनीक वाला हमारा जो दिया गया है 2143, क्या आ जाएगा 2143। अगला प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में कच्चा कच्ची प्रश्नों के तकनीकी का किसके लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। विज्ञान शिक्षण में कच्चा कच्ची प्रश्नों की तकनीक की बात करेंगे तो समस्या समाधान कौशलों को विकास करने में, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रव और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निर्दर्शन पाठ देने के लिए कहा गया, लेकिन भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया। तो ये जो उपागम किया गया, ये प्रकरण जो पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा हो सकता है, यानी प्रकरण को पढ़ाने की बात करेंगे तो प्रकरण को जब पढ़ाने की बात की जाती है तो एक ही नाम आता है
वह आता है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधि के बाद चर्चा का आयोजन करें। हस्तपरक मतलब हाथ से किया हुआ कार्य, स्वयं। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण के उचित अध्ययन के अभ्यास में सबसे प्रभावी तरीका हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना ही होता है। कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य यही है दोस्तों कि अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों बालक बालिकाओं को अवसर उपलब्ध कराना। पेडागॉजी शिक्षा शास्त्र में जहाँ भी अवसर हो, समझ लीजिए जहाँ पर बच्चों को अवसर दिया जा रहा हो, अच्छी बात की जा रही है। अगला प्रश्न है, कक्षा 8 के क्लिनिकल थर्मामीटर पढ़ने का सही तरीका बताते समय नेहा बरती जाने वाली निम्नलिखित आवश्यक सावधानियों का उल्लेख करती है। थर्मामीटर के प्रयोग को पहले और बाद में गर्म पानी से धोना, सबसे बड़ा। पहले थर्मामीटर का प्रयोग कीजिए, गर्म पानी से धो लिए और बाद में गर्म पानी से धुलकर रख दीजिए। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी के पुस्तकों में दैनिक जीवन से संबंधित व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए जिन्हें हल नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया भैया? उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें दैनिक जीवन से संबंधित जो व्यापक संख्या के प्रश्न शामिल किए गए हैं, लेकिन उन्हें हल नहीं किया गया है। क्यों हल नहीं किया गया है ये आप लोग जानते हैं कि क्यों नहीं हल किया गया है? क्योंकि आप जानते हैं कि शिक्षार्थी विभिन्न स्रोतों की खोज करते हुए इन प्रश्नों को उत्तर प्राप्त कर सकते हैं अपने माध्यम से, अपने विचार से, अपनी तकनीकी से। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता को जो है प्रदर्शित नहीं करती? देखिए, इसमें से वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति की व्यक्तित्व विशेषता जो प्रदर्शित करती है उसकी पहले हम बात करेंगे। वह प्रमाण मांगना, तर्कसंगत या व्यापक सोच, लेकिन पक्षपाती राय ये आपका कदई नहीं करती है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की यह मांग है। तो क्या मांग है? इनकी मांग यह है दोस्तों कि उसे शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासाओं और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। क्या है? उसे जो है शिक्षार्थियों की स्वाभाविक जिज्ञासा और सृजनात्मकता को पोषित करना चाहिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने इस बात का प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। पेडागॉजी का बेस्ट क्वेश्चन है। तो राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 ने इस बात पर प्रबल समर्थन किया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण को क्या करना चाहिए। उच्च विज्ञान शिक्षण को जो है विषय सीखने सिखाने के लिए रचनावादी उपागम का अनुसरण करना चाहिए। ठीक है, रचनावादी उपागम का अनुकरण करना चाहिए। आई होप सभी लोग समझ गए हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने, जांच पड़ताल कौशल का विकास करना होता है, प्रक्रम कौशल अर्जित करना होता है, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना होता है, लेकिन आप सभी लोग जानते हैं तकनीकी कौशल अर्जित करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होता है प्रश्न पूछने पर जांच पड़ताल की जाए, प्रक्रम कौशल का विकास किया जाए, वैज्ञानिक साक्षरता प्रदान की जाए, लेकिन तकनीकी कौशल अर्जित करना आपके उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य। तो इनमें से केवल जो है अदिश राशि को चुनना है। तो सभी लोग जानते हैं जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल आपके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? अदिश राशि हो जाएगी। समय, चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, ये सारे आपके अदिश राशि हैं।
इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर जो रखी जाती है वह किसके द्वारा रखी जाती है? तो वह दोस्तों गुरुत्वीय बलों का योगदान इसमें होता है, गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है, तो वायु में ध्वनि की गति होगी, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए, यदि 125 मीटर गहरा कुआं है और एक पत्थर गिराने पर उस पानी में छपाक की ध्वनि आती है और गिराने समय के 5.4 सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी आवाज बाद में आती है, तो वायु में ध्वनि की गति बताना है। तो मान लेना है पत्थर पानी में टी समय पश्चात टकराता है। कितने समय? टी समय पश्चात टकराता है। तो H बराबर UT प्लस 1/GT², ये हमारा फार्मूला होता है। तो H हमारा 125 दिया गया है, गहरा कुआं, ऊंचाई कितनी दी गई? 125 बराबर UT का मान 0 है, 1/2, G का मान 10 ऑलरेडी दिया गया है, तो गुणे यहाँ पे 10 कर लेंगे और गुणे T² कर लेंगे। यहाँ पे T की वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी, ठीक है। तो T² बराबर क्या हो जाएगा? T² यहीं से T² बराबर हो जाएगा 125 गुणे 2/10, अर्थात इसको करेंगे तो 25 बराबर 25 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 से काटते हैं 5 आएगा, 5 से 125 को काटिए, कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, 5 25। तो T² बराबर कितना आ रहा है हमारा? T² बराबर 25 आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? T की वैल्यू हमारी 5 सेकंड निकल के आ गई। अब आपका ध्वनि का वेग यहाँ पे आपको समझने में पता चल जाएगा। 5.4 ये दिया गया है, 5.4 माइनस 5 कर दीजिए तो 0.4 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 125 है और समय 0.4 सेकंड लग रहा है, यानी कितना आ गया? 312.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होगा? 25 मीटर, 17 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि है वह 25 सेंटीमीटर होता है। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। रफ पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि साइंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 60 गुणे 10 की घाते 3, अर्थात 3600 गुणे 10 की घाते 3, अर्थात 36 गुणे 10 की घाते 5। ये 2 जीरो को यहाँ पे हम घात में कर देंगे, तो 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल आ जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि पहिए में बाल बेरिंग का काम क्या होता है? घर्षण को बढ़ाना होता है, गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलना होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, मात्र सुविधा के लिए होता है। तो पहिए में बाल बेरिंग का जो कार्य होता है वह किसका होता है? गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना होता है। बाल बेरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार रोलिंग एलिमेंट्स होता है, जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। और बाल बेरिंग कौन सा होता है? सर्पी घर्षण को लोथनिक घर्षण में बदल देता है। जो बाल बेरिंग होता है वह सर्पिल जो घर्षण होता है उसको किस में बदल देता है? लोटनिक घर्षण में बदल देता है। अगला, विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है? सभी बताइएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट कहला जाती है वह ओम कहला जाती है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रा मोह है, मोह के नाम से जाना जाता है।
ना कि ओम। किसकी बात करेंगे? मो की बात करेंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी ध्यानपूर्वक समझना है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? ठीक है, इसको देखिए, मो को जो है आपका सीमेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीमेंस। अगर सीमेंस शब्द आए तो सीमेंस को भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? मैक्सवेल ने, डीजल ने, माइकल फैराडे ने या वोल्ट ने की थी? तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्वव्याख्याता लोग हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी आप पे सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की बात की जाती है, तब आपका माइकल फैराडे का नाम आता है। उन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी परिनालिका के समूह किसी चुंबक को तीव्र से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, और यह कहा जा सकता है कि परिनालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से परिनालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है। इंडक्शन की बात करेंगे, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप अर्थात समस्थानिक में बदल जाता है? तो यूरेनियम जो है जिस तत्व के स्थायी आइसोटोप या समस्थानिक में बदल जाता है वह आपका कौन सा कहलाता है? कहलाता है दोस्तों सीसा। रेडियम फास्फोरस 32, इसका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है आपके पर यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम के समस्थानिक की बात करेंगे। तो यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है इसके फलस्वरूप लेड, सीसा को क्या बोला जाता है? अगर लेड ऑप्शन दिया गया है तो ये भी आपको समझ लेना है, लेड इज द राइट आंसर। इसे हम पीवी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 82 है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि चर्म रोग के उपचार में किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वह आपका दोस्तों रेडियो फास्फोरस 32। क्या होता है? रेडियो फास्फोरस 32 की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, C70H35CONA एक है, क्या है? यह साबुन है, अपमार्जक है, रबड़ है या रेयान है? तो शायद आप लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्या हो जाता है? साबुन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है दोस्तों? साबुन का फार्मूला हो जाता है। यह भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है? सभी लोग बताइएगा। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। यह एल्केन का समान सूत्र होता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है, तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 30, 15, 11 या 14। तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार अगर 30 दिया गया है तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो वह हो जाएगी 15। क्यों हो जाएगी? देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है NO14+16। अब N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? देखिए, वह धातु जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी वह आपकी कहला जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाता है। कैसे? Mg+H2SO4 = MgSO4+H2 क्या करती है? H2 गैस बना देती है। अगला है,
एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम होता है? सभी बताइएगा। अम्बल, स्पेडिक्स, कैपिटुलम या कैटकिन की बात करेंगे। एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम इसमें से कौन सा होता है? तो वह कहलाता है कैपिटुलम। जब पुष्प का मुख्य अक्ष या आशय चपटा होता है, यानी पुष्पाक्ष जो चपटा होता है, तो पुष्पक क्या होता है? अतिवृंती आशय पर इकट्ठे लगा होता है। इसको पुष्पक जो होता है, इसको जो है दो प्रकार से, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर की ओर होता है जिसे हम रश्मि पुष्पक बड़े, तथा केंद्र में बिंब पुष्पक होता है। संपूर्ण पुष्पक्रम एक अकेले पुष्प की भांति दिखाई देता है। तो पुष्पक्रम जो मुंडक या कैपिटुलम कहलाता है। ठीक है, तो का जो पुष्पक्रम होता है कैपिटुलम की बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण की जीवन काल में चिरलग्न रहता है? सभी बताइएगा। वह कहलाया जाएगा हिबिस्कस। चिरलग्न प्रकार के अनुपर्ण पत्ती के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, जैसे हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या बोला जाता है? गुड़हल। अब आपको पता चल गया होगा। तो गुड़हल के पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण जीवन काल में जो है चिरलग्न रहता है, तो गुड़हल को ही हिबिस्कस बोला जाता है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? सभी जानते हैं, मीठी शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। यह मुख्यतः फलों और शहद में पाई जाती है। अगला, एक बार दिल से सभी को इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी टीटी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? तो फसल चक्रण किसान द्वारा जिसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए वह कहलाता है भूमि उर्वरता हेतु। क्योंकि अनाज के बाद दलहन तिलहन, उसके बाद चारा फसल, उसके बाद परती भूमि रखना। ठीक है, इससे क्या होता है? इस विधि से मृदा का संगठन क्या है? सुरक्षित रहता है, मृदा की उर्वरता इसमें बनी रहती है। तो भूमि उर्वरता की बात करते हैं। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है। डिस्काइड, कपकेकार, गुहीकार या जलिकावत की बात करते हैं। तो उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं जो संरचना कहला जाती है वह आपकी कौन सी कहला जाती है? वह कहला जाती है डिस्काइड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और हरित लवक जो होता है स्थायी या अस्थायी रूप में स्टार्च का जो है संचय करता है। ये भी चीजें हैं। अगला है कि किन पौधों में संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम पाया जाता है? प्याज के पौधों में, आलू, खीरा या गेहूं के पौधे में। देखिए दोस्तों, संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संयुक्त स्पाइक जो पुष्पक्रम पाया जाता है वह आपके गेहूं में पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त स्पाइक को स्पाइकलेट का स्पाइक अवृंत या संवृंत बोला जाता है। और इसमें छोटे छोटे आपके स्पाइक होते हैं, जिसमें कभी कभी अनेक जो है केवल एक पुष्प ही रह जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम गेहूं, जौ, जई में पाया जाता है। तो गेहूं और जौ, ठीक है, स्पाइक पुष्पक्रम। जब पुष्प के विभिन्न भाग या अंग के एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है तब पुष्प कहलाता है। आपका हेटेरीमीरस, आइसोमीरस, परिजायांगी या उपरिजायांगी। तो आप सभी लोग जानते हैं जब पुष्प के विभिन्न भाग, अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है उस पुष्प को क्या बोला जाता है? उस पुष्प को आइसोमीरस बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस SO4 Ca 1/2 H2O।
इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड, कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड होता है। अगला जो प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ जो है पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा? तो पानी से भरा गिलास अगर बर्फ का टुकड़ा तैरेगा और सारी बर्फ अगर पिघल जाएगी तो जल का जो तल होगा वह आपका अपवर्तित रहेगा। क्योंकि पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बर्फ अगर पिघलेगा तो उसका आयतन घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वायु में CO2 की कितनी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद ठीक है CO2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन लगभग 21 है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है जो 0.03% की बात की जाती है, यानी पहले ऑप्शन की बात करेंगे। और इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 0.93% आर्गन का होता है, लेकिन CO2 का 0.03% होता है। तो इन सभी गैसों से एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन से एक प्रश्न रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वसा में घुलनशील, एडक आपने पढ़ा होगा, ADEAK, ये एडक वसा में घुलनशील है। और विटामिन BC ये आपके पानी में घुलनशील है। तो एडक अर्थात विटामिन ADEAK ये वसा में घुलनशील। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी या संक्रमण रोग जैसे उत्पन्न होते हैं। अगला है शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो शरीर के आपके यकृत अंग में। जी हाँ दोस्तों, शरीर के यकृत लीवर में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? देखिए विटामिन B6 ये बी और सी ये जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए यह हमारा वसा में घुलनशील है, इसलिए जल में घुलनशील कौन सा नहीं है? विटामिन ए नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन कौन सा होगा? पेडागोजी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन, सभी लोग बताइए। तो भ्रमण की बात करते हैं। शैक्षिक जो भ्रमण होता है सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण का साधन होता है। इसमें छात्र मनोरंजन के साथ ज्ञान को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना भी सीखते हैं। अनुसंधान या खोजविधि के जन्मदाता कौन है? तो ये हम क्लास में भी कर चुके हैं यह प्रश्न। तो अनुसंधान और खोजविधि के जन्मदाता की बात करते हैं तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना है। यह विधि बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी का स्टैंड, हथौड़ी द्वारा इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा सकता है? किसके? ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण जो है बनाया जा सकता है? और वह कहलाता है दोस्तों आपका सरल कमानीदार तुला। जी हाँ दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल कमानीदार तुला की बात करेंगे। इसमें टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, सरल कमानी तुला जिसे हम निर्मित वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, इस पर बनाया जा सकता है। तो सरल कमानी तुला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या होगा? बेहतरीन, लाजवाब कह सकते हैं। जी हाँ, टीटी एग्जाम का बेहतरीन साइंस का प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं। तो वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस।
क्योंकि सभी गैसें इस पर शून्य आयतन घेरेंगी। और सभी लोग जानते हैं चार्ल्स का नियम। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर चार्ल्स का नियम है कि परम शून्य अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए, परंतु सभी वास्तविक गैसें जो हैं इस ताप तक पहुंचने के पहले द्रवित हो जाती हैं। तो गैस की बात करें तो आयतन अगर गैसों का शून्य होना है तो -273 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। दोस्तों, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक या ध्वनि की चाल से कम। तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं वह आपके ध्वनि की चाल से अधिक विमान उड़ते हैं। ठीक है, विमान जो है ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। आपके पराध्वनिक विमान की चाल जो है, ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, इससे पराध्वनिक विमान की उड़ान जो है अधिक होती है, स्पीड होती है। तो ध्वनि की चाल से अधिक की बात करेंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान जो क्रमशः होंगे वह कहा जाता है निम्न तथा उच्च होंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोच्च पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान क्या होंगे? विशिष्ट ऊष्मा जो है निम्न होगी और चालकता उच्च होगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पे प्रेम पूर्वक कमेंट कीजिएगा, प्रेम पूर्वक फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस प्रकार से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पे अधिकतम दूरी तय करे? तो अगर 36 से देखें तो वह आपका लगभग 45 डिग्री। जब क्रिकेट में आईपीएल चल रहा है, सिक्स मारते हैं तो देखते होंगे 45 डिग्री जाता है लगभग, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो फिर दूरी नहीं जाता, बाउंड्री के अंदर कैच हो जाएगा। तो वह लगभग अगर जो बैट से निकलते अगर 45 डिग्री से निकलेगी तो फिर वो बाउंड्री के बाहर जाती है। तो अधिकतम दूरी जाकर गिरना है तो उसे जो है 36 जो है 45 डिग्री कोण से जो है गेंद को मारा जाए तो वह आपका अधिकतम दूरी पर जाके गिरेगी। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, लेकिन साइंस में बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। लिफ्ट में एक लड़के का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है जब लिफ्ट क्या है, जा रही होती है। मतलब एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से जो अधिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही होती है। अगला जो प्रश्न है कि वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर जो उपस्थित होते हैं वह आपका क्या कहला जाता है? वह आपका पूर्ण फूल कहला जाता है। पूर्ण फूल वह होता है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर हो, और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं पूछा जाए तो पुंकेसर में आपके परागकण पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? क्या वह गेहूं है, चना है, मक्का है, आलू है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बना दे वह फसल आपका चना है। ठीक है, ट्रेनों में लिखते होंगे ना, ले चना, ले चना, ले चना बोलते हैं ना। तो चना सबसे ज़्यादा यहाँ पे पौष्टिक माना जाता है। और अगर घोड़े को देखते हैं, अगर मजबूत बनाना है तो उसको चना दिया जाता है। और अक्सर हम भी देखे गांव में, गांव से रिलेटेड हैं, गांव से हुए हैं, तो गांव से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं बचपन में हम भी जब स्कूल टाइम में जाते थे दौड़ने या मॉर्निंग में, तो वहाँ पे सुबह जो है चना भींज कर खाते थे, थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक और भी, तो सुबह चना का ही भोजन हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीज पत्री है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो मक्का होता है वह एक बीज पत्री कहलाता है, और जो आपके सेम है, चना है, गन्ना है, ये द्विबीजपत्री होंगे। लेकिन मक्का क्या होता है? एक बीज पत्री कहलाता है।
ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है भैया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आज से निकलती है। किसका प्रमुख स्रोत इसका क्या है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि एसी वगैरह हो गए, ठीक है। एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह गलत है। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, मान लीजिए मीटर स्क्वायर नहीं होता। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है, बिल्कुल सही बात है। कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है, यह भी सही है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, यह भी सही बात है। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? तो दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण में जो अभिकर्मक का प्रयुक्त होगा वह आपका कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण अगर करना है तो उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल प्रयुक्त किया जाता है। कांसा कॉपर अन्य किस धातु की मिश्र धातु कहलाती है? तो कांसा कॉपर जो कहला जाता है यह टिन मिश्र धातु की हो जाती है। किसकी बात करेंगे? टिन मिश्र धातु। इसका उपयोग क्या होता है? बर्तन बनाया जाता है टिन का, और मूर्तियां भी बनाने में उपयोग टिन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? देखिए, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम, इन तीनों का प्रयोग सौर सेल बनाने में होता है, लेकिन प्लेटिनम का जो प्रयोग है यह नहीं होता है, क्योंकि यह एक अक्रियशील धातु होती है। इसका आयतन उच्च वर्ग वाला होता है, इसका आयतन ऊर्जा जो है उच्च होती है, तो इस कारण से सूर्य के प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लेटिनम नहीं होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम होता है। अगला है, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, किसके बने होते हैं? फोम के गद्दे और जो तकिए होते हैं आमतौर पर भाषा में कह सकते हैं पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पेडागोजी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिए गए। देखिए, सामुदायिक रेडियो का प्रयोग, एडुसाइड का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, ये तीनों नवाचार शिक्षण के उदाहरण हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक पर अधिक जोर देना ये नवाचार का उदाहरण नहीं है, इसलिए केवल डी। अगला जो प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, इसका विस्तृत जो है रूप सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हमारे सामने है, और इसका उदाहरण होता है नवाचारी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, श्रव्यदर्शी साधनों का प्रयोग तर्काधार इस तथ्य पर आधारित होता है कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां जो है सक्रिय हो जाती हैं। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग दोस्तों कब किया जाना चाहिए? तो जब आपकी वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलतापूर्वक ना देखा जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान के बारे में बताना हो, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन में जो है दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षक को इनमें से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? तो विज्ञान शिक्षक को बालक के अधिगम, बालक की उपलब्धि, इनका करना चाहिए, लेकिन पाठ सहगामी गतिविधियों को नहीं करना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व क्या होता है? तो विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षण का जो महत्व हो जाता है वह आपका बच्चे के व्यवहार की जांच करना भी होता है,
बच्चे में सृजनात्मक का मूल्यांकन करना भी होता है, बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी का महत्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या निम्नलिखित में से कौन सी कहला जाएगी? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो समस्या हमारी कहला जाएगी वह कहला जाती है बच्चे द्वारा पूर्व अनुभवों के आधार पर विज्ञान के सिद्धांत सीखने, छोटे छोटे प्रतिमानों और प्रौद्योगिक वस्तुओं का स्वयं हाथों से निर्माण न करना, बच्चे द्वारा वातावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में अधिक और न जानना। यानी कि ये सभी जो हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की समस्या में जो है ये सारे आ जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या ये तीनों हो जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग इनमें से एक समस्या नहीं है। किसकी समस्या नहीं होती है? तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रयोग में किसकी एक समस्या नहीं होती है? देखिए, बच्चों में इनके प्रयोग से आत्मविश्वास पैदा होता है, बच्चों में इनके प्रयोग से उचित दृष्टिकोण पैदा होता है, बच्चे में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुचि उत्पन्न नहीं होती ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन की बात करें। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, विज्ञान शिक्षण में जो उपचारात्मक शिक्षण विधि कहलाती है वह अतिरिक्त कक्षाएं हो गई, गोष्ठियां हो गई, विशिष्ट अभ्यास हो गया। लेकिन व्यायाम यह उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। विज्ञान में व्यायाम जो उपचारात्मक नहीं होता है, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएं, गोष्ठियां की जाए, विशिष्ट अभ्यास किया जाए, ये होते हैं। अगला है, एक विज्ञान शिक्षक जो है, आप मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप लोग साइंस के टीचर बनते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा? जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास उन्मूलन, विज्ञान साहित्य का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो अंधविश्वास तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है और उपाय अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए, वह अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? देखिए, छात्रों के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को तृप्त करना, शांत करना, समाज के फैले अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करना। तो अंधविश्वास उन्मूलन का अर्थ क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। उन्मूलन का मतलब होता है कि समाज में फैले जो अंधविश्वास है उसको दूर करना, उनको समझाना। तो ये बात यहाँ पे सही हो जाएगी। विज्ञान साहित्य का अध्ययन करना, तो विज्ञान विषय से जुड़ी जो खोज रोचक तथ्य हैं उनके बारे में छात्रों को जानकारी देना। तो एक विज्ञान शिक्षक जो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इन सभी का विकास करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए कौन जरूरी हो जाता है? तो विज्ञान पाठचर्या में वैध मानक के संज्ञानात्मक वैधता में देखा जाए जो सबसे जरूरी हो जाता है वह कौन सा कहला जाता है? वह कहला जाता है विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। क्या होगा? विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता की कौन जरूरी होता है? और वह जरूरी होता है विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञापन शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का विस्तार या उपरोक्त सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है वह आपके निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है और अधिगम विस्तार भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेडागोजी का, कि छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन या अनुप्रयोग? तो छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ये दोस्तों अवबोध को इंगित कर देता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने दृष्टिकोण का विश्लेषण, वर्गीकरण, स्पष्टीकरण करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि इनमें से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है?
तो विज्ञान की प्रकृति सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों की प्रकृति कहलाती है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों का। क्योंकि विज्ञान प्रत्येक तथ्य का अध्ययन करके उसके प्रत्येक भाग का बारीकी से समझने का प्रयास करता है। तो विज्ञान एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों की बात करेंगे। अगला है स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी। देखिए दोस्तों, शैक्षिक मूल्य की, आर्थिक मूल्य की, सामाजिक मूल्य की, इन तीनों स्वनिर्मित उपकरणों में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों मूल्य की उपयोगिता होगी। लेकिन मानव श्रम के प्रति अनादर का भाव, अनादर दिया गया है। अगर सादर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जो व्यक्ति मेहनती है उसको अनादर का भाव किया जाए तो यह तो नेगेटिव होगा। तो स्वनिर्मित उपकरण में आपके मानव श्रम के प्रति अनादर भाव की मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न कि मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में दिन जो है अधिक गर्म और रात अधिक ठंड होती है, क्यों होती है? यह जो प्रश्न है ज्ञान आधारित है, अबोध आधारित है, अनुप्रयोग आधारित है या कौशल आधारित हो जाता है। मैदानी जगहों में अपेक्षाकृत जो है मरुस्थल में दिन में अधिक गर्म होगा और रात में अधिक ठंड होगी। क्योंकि ये जो प्रश्न कहला जाएगा, यह प्रश्न हमारा ज्ञान आधारित है कि मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में अधिक गर्म और रात में ठंड होता है। क्योंकि ज्ञान आधारित प्रश्नों में छात्र क्या है, वैज्ञानिक परिभाषा सिद्धांत से परिचित होकर उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं।